नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। और आज का मॉक टेस्ट नंबर है 48, यानी कि इससे पहले 47 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, 47 मॉक टेस्ट हो चुके हैं जो डेली आ जाते हैं आपके सुबह 7 बजे। और शाम को 7 बजे भी एक क्लास होती है जो आपकी चैप्टर वाइज होती है, जिसमें आज आपकी शाम को होगा मिश्रण वाला चैप्टर। तो जो लोग चाहते हैं शाम को 7 बजे चैप्टर वाइज पढ़ना, उनके लिए भी क्लास है 7 बजे, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। चलिए आप शुरू करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 48 का पहले क्वेश्चन के साथ। उससे पहले आप लोगों के लिए एक जानकारी है कि आपका 40 डेज का कोर्स है एमपीटेट का, है ना। 40 डेज कोर्स है जिसमें आपका 40 वीडियो रहेंगे और चैप्टर वाइज आपका पूरा सॉल्यूशन करवाया गया है। तो वीडियो कोर्स किसी को चाहिए तो घर बैठे पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 499 में। और इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, जिसको भी ज़रूरत है वो ले सकता है 9753749986। इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको क्लास मिल जाएगी, है ना। जिसको ज़रूरत है वो ले सकता है, पूरा कोर्स अगर करना है तो आप ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। देखिए आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई 12 मीटर है, उसके बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। यदि बाग का क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? 108, 92, 106 या 160? करने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को, किस प्रकार से इसको करना है, कैसे इसका आंसर लाया जाता है, ये आपका क्षेत्रमिति से संबंधित है। चलिए करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं बाग की, यानी कि बाग वो वाला टाइगर नहीं, ये वाला बाग जो आपका आयताकार बाग है, इस प्रकार का बाग है। इसकी लंबाई 12 मीटर है, तो समझ जाइएगा इसकी लंबाई 12, यानी कि यहाँ पर 12 है। और वो बोल रहा है कि बाग का क्षेत्रफल 84 है, यानी कि अगर आपका पूरा क्षेत्रफल 84 है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आप लंबाई गुणित चौड़ाई करते हैं तो 12 में किसका गुणा करें कि आपका 84 आ जाए, तो 12 7 84 होता है। तो 7 जा 12 7 जा, यानी कि आपकी चौड़ाई कितनी है? 7 है। अब वो बोल रहा है कि इसके बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो देखिए बाहर आपका 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाता हूं, तो इधर भी 2 मीटर चौड़ा, इधर भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर और इधर भी 2, चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो इस प्रकार से आपका रास्ता बन जाएगा। समझ जाइएगा कि ये आपका रास्ता है, ठीक है। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल मुझे चाहिए, किसका? ये जो मैं आपकी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इस रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए। अब अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपकी ये वाली जो लाइन है ये 7 मीटर है। ध्यान दीजिएगा चौड़ाई कितनी? 7 मीटर है। अब 2 मीटर मैंने ऊपर बढ़ाया और 2 मीटर नीचे बढ़ाया, तो समझ जाओ कितना हो गया। तो 7 में 4 जोड़ लिया आपने, तो अब जो लंबाई हो गई या फिर अब जो चौड़ाई हो गई वो 11 की हो गई। कितने की हो गई? 11, क्योंकि 2 मीटर उधर बढ़ा और 2 मीटर इधर। अब यहाँ दीजिएगा ध्यान कि ये आपकी 12 है। कितनी? 12। तो 12 से 2 इधर बढ़ाया और 2 इधर बढ़ाया, तो 4 बढ़ा, तो ये हो गई 16। कितनी हो गई? 16। यानी कि ये पूरी लंबाई आपकी 16 है और ये चौड़ाई आपकी 11 है। तो ये पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो आप देखेंगे 16 इंटू 11 कर देंगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 16 गुणित 11 आपने किया तो कितना आया? आपका आया 16 और ये 7, यानी कि 176 पूरा क्षेत्रफल आ गया 176। अब उसमें से आप क्या करिए कि ये 84 अंदर वाला, यानी कि ये रेड वाला आप माइनस कर देंगे। कौन सा वाला? ये अंदर वाला 84 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 84 इसमें से माइनस करते ही आप देखेंगे 6 में 4 गया 2 और इधर बचा कितना? इधर तो पूरा का पूरा ये तो 17 में से 8 गए तो 9, तो 92 आपका क्षेत्रफल आ रहा है, जो आपका आ जाएगा कौन सा वाला? ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा 92 वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 2 आपका लिखा हुआ है कि पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं। पाठ योजना का भाग कौन नहीं होते हैं? प्राप्य उद्देश्य, पाठ प्रस्तुति योजना, शिक्षा के उद्देश्य या उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि पाठ योजना जो होती है उसका भाग कौन सा नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य पाठ योजना में शामिल नहीं होते हैं। पाठ योजना में केवल उस पाठ से क्या उद्देश्य है वो रहता है और पाठ प्रस्तुति की योजना रहती है। शिक्षा के उद्देश्य आपके इसमें शामिल नहीं होते। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है कि एक घनाभ का आयतन 210 घन सेंटीमीटर है। एक घनाभ का आयतन कितना है? 210 घन सेंटीमीटर है। यदि लंबाई एवं चौड़ाई 7 और 6 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। घनाभ आपकी आकृति होती है, आपकी त्रिविमीय आकृति होती है, यानी कि इस प्रकार की
होती है। आपको लंबाई चौड़ाई दी है तो आपको अगर आयतन निकालना हो तो आयतन का फॉर्मूला आपका हो जाता है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर आपका 210 दिया है तो आप 210 बराबर में लिख देंगे कितना? 7 × 6 × आपका h। हाइट निकालना है आपको, बड़ा आसान है। 7 छंग 42 और 42 नीचे आ जाएगा, 42 से कट जाएगा कितनी बार में? 5 बार में, है ना। 42 से 5 बार में कट जाएगा, यानी कि आपकी हाइट जो है वो ऊंचाई आ जाएगी कितना मीटर? 5 सेंटीमीटर आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो जिन लोगों को अगर क्लास भी लेना हो तो वो ले सकते हैं। फिर से स्टार्ट हो रही है आपकी 10 मई से क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो जो लोग रह गए थे जिन्होंने क्लास नहीं ली थी तो वो क्लास ले सकते हैं। 10 मई से आपकी क्लास हो जाएगी स्टार्ट, है ना। चैप्टर वाइज वीडियो जिसमें आपका एमपी का पूरा सिलेबस करवाया गया है ना, एमपी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, है ना। लिखा हुआ है कि गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता किसे माना जाता है? प्लेटो, आर्यभट्ट, न्यूटन या सीवी रमन? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्लेटो, यानी कि प्लेटो को मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, लिखा हुआ है। चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए पढ़ने की कोशिश करिए। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न 5/8 है, तो मूल भिन्न क्या है? जिस भिन्न में वृद्धि और कमी हुई थी वो भिन्न कौन सी है जो आपकी 5/8 हो गई है? चलिए वो मैं मान लेता हूँ x/y। क्या मान लेता हूँ? वो भिन्न मान लेता हूँ x/y। अब उसने बोला है कि 25% वृद्धि हो रही है, कहीं में अंश में। अंश होता है आपका ऊपर वाला, इसमें होती है आपकी 25 की वृद्धि, तो आप इसको कर देंगे, ये खुद 100% रहता है। 25 की वृद्धि हुई मतलब आप इसको कर देंगे 125 हो गया, ये 125% हो गया है। अब हर में क्या हुआ था? हर में आपका 20% की कमी की थी, तो आप टोटल रहता है 100%। हर में 20% की कमी की, यानी कि अब हो गया वो 80%। और ये होने से क्या हुआ? ये होने से आपकी भिन्न हो गई 5/8, यानी कि यहाँ लिख दो 5/8। अब देखोगे परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और ये 80 ऊपर चला जाएगा और ये 125 नीचे आ जाएगा, इधर से जाएगा इधर, तो है ना, ठीक है। अब 8 से काटा आपने कितनी बार? 10 बार। और आपने 5 से काटा कितनी बार? 25 बार। कितनी बार काटा? 25, 5 दूनी 10 और हाँ 5 25, ठीक है। अब इसको काटा 5 दूनी 10, 5 5 25, तो एक्स वाई के सामने आ रहा है, एक्स के सामने 2 और वाई के सामने 5, यानी कि 2/5। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका स्थित है। तो 2/5 आपकी मूल भिन्न हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि 25 की वृद्धि हुई तो डायरेक्ट 125% लिखिएगा, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है ना। इसलिए वैसे भी परसेंटेज वाला चैप्टर जब मैं करवाऊंगा आपको शाम को 7 बजे जो क्लास चल रही है वो भी आप लोगों को देख लेना है। उसमें आपके एमपी टेट में सिलेबस में जो जो चैप्टर नहीं है वो सारे करवाए जा रहे हैं, और जो एमपी टेट के सिलेबस में है वो तो आपका पेड क्लास में है ही सही, और वो एमपी एसआई के लिए है क्लास। तो जिसको देखना है वो देख सकता है, क्योंकि अदरवाइज जो चैप्टर हैं आपके सिलेबस में जो नहीं है वो उसमें करवाए जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, लिखा हुआ है कि खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, किलपैट्रिक, ड्यूवी या स्किनर ने? किसने किया था आपको बता देना इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है खोज विधि का प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, लिखा हुआ है, देखिएगा, एक परीक्षा में एक छात्र को, चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ने की कोशिश करिएगा। आपका क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में एक छात्र को 3/14 ज्ञात करना था, त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर लिया, इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। यानी कि जो उत्तर आना था और जो आया उसमें डिफरेंस कितना है आपका? 150 का है। तो वह बताइए कि वो संख्या क्या है। तो संख्या मैंने मान ली कितनी? x। इसका 3/14 ज्ञात करना था, यानी कि मान लो कि 3/14 ज्ञात कर लिया, तो ये ज्ञात कर लिया, ठीक है। पर उसने क्या किया? ये ज्ञात करना था, पर उसने क्या किया? उस संख्या का कितना ज्ञात कर लिया? 3/4। तो यूं समझ लो उसने 3/4 ज्ञात कर लिया। अब जो उत्तर आना था और सही उत्तर से 150 अधिक, यानी कि इन दोनों में जो डिफरेंस आया वो कितने का है? 150 का। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो बड़ा आसान है। 14 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 14 चौक 56, यही होता है। 14 दूना 28 भी एलसीएम ले सकते हैं, हाँ। तो 14 दूना 28, तो 2 या 6 ऊपर आ गया 6x माइनस, फिर 4 से भाग लगाया 28 में, 4 7 28 और 7 या 21x, तो ऊपर आ गया 21x बराबर आपका आ गया 150। अब 150 इंटू 28 हो जाएगा, क्योंकि ये 28 बराबर के उधर जाएगा तो इंटू में आ जाएगा। और यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आएगा? तो आप देख लेंगे 21 और 6 में डिफरेंस देख लीजिए डायरेक्ट,
21 में से 6 गया, 21 में से 7 गया तो 14, 6 गया तो 15, तो यहाँ आ जाएगा 15। यानी कि आप 15 से काटेंगे कितनी बार, 10 बार, और 28 इंटू 10 हो जाएगा 280। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आप इस माइनस की चिंता मत करिए, ये यहाँ 3/4 यहाँ आगे लिखना था तो वो कोई समस्या नहीं है ना। अब वो संख्या आ गई 280, है ना, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, लिखा हुआ है कि निगमन विधि का उपयोग है। निगमन विधि जो है उसका उपयोग क्या है? मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र की स्थापना करना, या सूत्र का प्रयोग करना। आपको पता है कि निगमन विधि का उपयोग क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका प्रयोग है सूत्र का प्रयोग करना। निगमन विधि में जो है डायरेक्ट सूत्र को प्रयोग किया जाता है। सूत्र की स्थापना आगमन विधि से की जाती है। आगमन विधि में जो है उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है, तो उसमें सूत्र की स्थापना होती है। बाकी सूत्र का प्रयोग किस में होता है? निगमन विधि में डायरेक्ट सूत्र से हम उदाहरण की ओर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, आप लोग 9 वाला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है, चलिए करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कोई वस्तु 100 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, उसी वस्तु को y रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है। तो आपको बताना है y माइनस एक्स और y प्लस एक्स का रेशियो क्या होगा। 20-23 होगा, 20-3 होगा, 3-20 होगा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए रेशियो वाला चैप्टर भी इसमें शामिल है और आपका लाभ हानि वाला भी इसमें शामिल है। रेशो वाला चैप्टर मैंने शाम को करवा दिया है, लाभ हानि वाला जल्द ही करवा दूंगा, है ना। हालांकि ये आपके एमपीटेट में सिलेबस में नहीं है, पर मैं आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन लाता हूँ 1-2, ताकि आपको एग्जाम में कुछ अलग ना लगे। एग्जाम में भी क्या होगा, एक आध क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आना ही आना है, इसलिए उसकी हैबिट अभी से हम डाल रहे हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को करने की तरकीब ये है कि 100 में बेचने पर 15 की हानि होती है, तो मैं क्या करूंगा, क्रय मूल्य यहां लिखूंगा। क्रय मूल्य यानी कि माना मैंने कि 100 की चीज है, जब मैं 15% की हानि पर बेचता हूं तो वो चीज मैं बेचता हूं कितने में, 85 में। तो आपकी x की वैल्यू तो 85 आ गई, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि y में बेचने पर 15% का लाभ होता है, यानी कि अगर y में बेचूंगा तो 100 की चीज में 15 का लाभ लेना है, यानी कि कितने में बेच दूंगा, तो 115 में बेच दूंगा। तो x की वैल्यू भी आ गई 85 और y की वैल्यू भी आ गई 115, है ना। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिएगा इसको करने का तरीका क्या है। वो बोल रहा है कि आपको y माइनस एक्स करना है, तो y माइनस एक्स यानी कि इसमें से 115 में से 85 घटा दो, तो 5 में से 5 गया 0, है ना। 11 में से 8 गया 3, यानी कि कितना हो जाएगा 30। 8 9 10 11 3 गया, ठीक है। 30 का रेशो बनाना है किससे, किससे बनाओगे आप, y प्लस एक्स से, यानी कि इन दोनों को जोड़कर। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 200 आ रहा है। कितना आ रहा है, 200। तो आप देखेंगे कि अभी इसको कटने की गुंजाइश है, 0 से 0 कट जाएगा और रेशियो बचा 3-20 का। तो 3-20 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20-3 नहीं हो सकता, 3-20 होगा। जैसे उसने क्रमबद्ध किया है वैसे हम क्रमबद्ध कर रहे हैं, तो इसका आंसर 3-20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिएगा 10वें नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए रिपीटेड आता रहता है। आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि या विश्लेषण विधि। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि कौन सी है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर निगमन विधि है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11 वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। लिखा हुआ है कि 7-13 यानी कि दो संख्याएं हैं, 7-13 के अनुपात में प्रत्येक पद में से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नए संख्याएं 2-3 के अनुपात में हो जाए। आपको क्या करना है, 7-13 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्याएं 2-3 के अनुपात में हो जाए। तो आप चाहें तो रेशो से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको आपका एक्स से भी कर सकते हैं। चलिए रेशो से करना है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से करना है। तो जैसे सबसे लास्ट वाला ऑप्शन मैंने उठाया, तो 7 और 13 का अनुपात है, दोनों में 5-5 जोड़ कर देखा तो देखा 7-5 12 हो गया और 13-5 18 हो गया, और इसको काटा तो 6 दूनी 12, 6 18, 2-3 रेशो आ गया, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है। और आप चाहें तो इसको उससे भी कर सकते हैं। एक्स से कैसे करेंगे, तो मान लीजिए दो संख्या 7-13 है, उसमें क्या जोड़ा जाए, तो आप जोड़ लीजिए दोनों को, मान लीजिए एक्स एक्स जोड़ा गया, इससे रेशियो 2-3 हो गया। कितना हो गया, 2-3। तो आप करेंगे तीनों सातों 21 प्लस 3x बराबर 2 13 दूना 26 प्लस
2x, और 3x और 2x का अंतर आ गया x, और 26 और 21 का अंतर आ गया 5, यानी x की वैल्यू 5 भी आ गई। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और ऑप्शन उठाकर भी कर सकते हैं, तो जैसे आपको उचित लगे वैसे आप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिएगा, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। अभी आपने सामान्य से विशिष्ट देखा, अभी विशिष्ट से सामान्य मतलब आप समझ जाइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आगमन विधि। बड़ा आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 13 वाला। आगे बढ़ते हैं। 13 वाला क्वेश्चन को क्या करना है, रुपए को बांटना है। 3 रेशो दिए हुए हैं, 624 रुपए को बांटना है। देखिए क्वेश्चन का आपके सामने 624 रुपए को ABC में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटने पर C का भाग यानी कि इसका भाग कितना हो जाएगा, करने की कोशिश करिए। देखिए मैंने आपको सिखाया था कि ये वाला रेशो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि ये बटे में है। रेशो तो मेरा 1 2 3 या ऐसा आता है, ये तो कैसा रेशो है, ये अच्छा नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए मैंने एक इलाज निकाला कि भैया ये जो नीचे वाली संख्याएं हैं ना, इनका मैं एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम ले लूंगा तो कितना आ जाएगा, तो 4 तिया 12 एलसीएम होता है तीनों का। 2 छंग 12 हो गया, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, यानी कि रेशो जो बना वो बना मेरा 6:4:3, 6:4:3 बना। ठीक है, अब 6:4:3 रेशो बन गया है, तो बांट सकते हैं 624 रुपए को। 624 रुपए के नीचे में लिख दूंगा कितना, 6 और 4 10, 10 और 3 13, यानी कि नीचे लिख दूंगा 13, है ना। अब इंटू क्या कर दूंगा, इंटू किसकी पूछा भैया, सी का, तो सी का अनुपात तो 3 आ रहा है, तो यहां कर दूंगा 3, और 13 से काटने की कोशिश करता हूं तो 13 चौक 52, है ना, 10 बचा, तो 13 साथ इक्यावन, 13 8 104 यानी कि 48। अब तीनों आठों 24, तो तीनों आठों 24 का 4 हंसी लगा 2, 3 चौक 12 और 2 14, यानी कि 144 इसका आंसर आ रहा है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, लिखा हुआ है कि रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है। रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है, आकार, विस्तार, स्थिति या उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है रेखा गणित में किस आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो देख लेते हैं। क्या है करेक्ट आंसर, यहाँ लिखा हुआ है उपयुक्त सभी। तो आपको रेखा गणित में किस आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है, तो आकार को भी दिया जाता है, विस्तार को भी दिया जाता है और स्थिति को भी दिया जाता है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोगों को साथ में जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उससे पहले वीडियो को रोककर स्कोर चेक करते हुए चलना है, और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करना है कि आपका स्कोर कितना रहा और वीडियो कैसा लगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, है ना। यहां देखिएगा आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2 3 4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने को मिलाकर योग क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन हुआ है, शायद पिछली आपकी कोई सी क्लास में हुआ है, मुझे जहां तक याद है, मुझसे गलत भी हो गया था। चलिए इस क्वेश्चन को अब मैं ठीक कर दूंगा। त्रिभुज की बात हुई, यानी कि एक समझ लीजिए कि त्रिभुज इस प्रकार की आकृति होती है आपकी, और आप समझ जाइए कि यहाँ पर एक कोण है 2 का, यहाँ 3 का और यहाँ 4 का, यानी कि कुल योग होता है आपका 180। कितना होता है, 180। और यहाँ पर बोल रहा है कि 2 और 3 5, 5 और 4 9, यहाँ मैंने 9 लिया क्योंकि तीनों कोणों का योग है, तो यहाँ 9 है। और इंटू क्या करना है, जो पूछा है सबसे छोटा कोण का दुगना, यानी कि 2 का दुगना कितना हो गया 4, और तथा सबसे दूसरे बड़े, सबसे दूसरा बड़ा कौन सा है 3, इसका 3 गुना यानी कि 9। इस 9 और 4 कितना हो गया 13, तो यहाँ इंटू कर देंगे 13 का, ये चाहिए आपको। तो 9 से किया आपने 2 और 13 दूना 26 यानी कि 260 इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इनका अलग अलग कोण निकाल के फिर इनका दुगना करें, या फिर यहीं आपको सबको यहीं पे आप सब कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, लिखा हुआ है गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं सक्रियता, सजीवता, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि आपका कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट देखिएगा। चलिए प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, इनमें सजीवता होनी चाहिए। सजीवता यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, लिखा हुआ है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। देखिए, अब आपको यहाँ निकालना है समय। जब समय निकालना हो तो हम क्या करते हैं, दूरी बटे चाल कर देते हैं। क्या करते हैं, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे दूरी आपको दिखाई नहीं दे रही हो तो मैं बता देता हूँ कि जब ये ट्रेन है, ये समझ लो कि ये आपकी ट्रेन है और ये पहिए हैं नीचे और ये आपका इंजन है और ये आपका धुआं निकल रहा है, यूँ समझ लो पुरानी ट्रेन है धुएं वाली। अब ये बोल रहा है कि एक खंबे को, बिजली का खंबा, यूँ समझ लो ये बिजली का खंबा है आपका, है ना, और यहाँ ये इस प्रकार से लगे हुए हैं, इसको पार करना है। समझ लो ये ट्रेन है आपकी। अब ये पार करना है तो ये ट्रेन यहाँ आ जाएगी आपकी इस प्रकार से, है ना। तो ये ट्रेन यहाँ आई, मतलब इसने क्या किया, खुद को पार कर लिया। क्या किया, खुद को पार। तो जब ये खुद को पार कर रही है, यानी कि लंबाई कितनी, दूरी कितनी तय कर रही है, खुद की दूरी यानी कि 60 मीटर। तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी 60 मीटर। और आपकी स्पीड यहाँ क्या है कि आपको समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। लेकिन चाल में यहाँ दिक्कत ये है कि ये आपकी मीटर पर सेकंड में चाहिए और चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा से आपका मीटर प्रति सेकंड में जाना हो तो 5/18 किया जाता है। और 18 से करेंगे, 18 चौक 72, 4 5 20, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 20, है ना। 20 आपकी स्पीड हो गई। तो 20 से करेंगे तो 20 या 60, यानी कि 3 सेकंड में उस खंबे को पार कर लेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 5/18 क्यों किया, ये किसी के मन में प्रश्न आ रहा हो तो सभी को पता है, वैसे बता देता हूँ, किसी को पता होगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो किलोमीटर से मीटर में जाना है, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप करोगे 1000। ठीक है, अब किलोमीटर से मीटर में तो आ गए, लेकिन आवर से आपका सेकंड में जाना है, यानी कि घंटे से सेकंड में जाना है। तो घंटे से पहले मिनट में जाएंगे तो गुणा करेंगे 60 का, और फिर इस मिनट से आप सेकंड में जाएंगे तो गुणा करेंगे वापस से 60 का। तो आपने 60 का गुणा किया तो यहाँ 600 से आपकी 2 जीरो कट गई और 10/36 आ रहा है। 10/36 को वापस काटेंगे 2 से, तो 2 पंजे 10 और यहाँ आ जाएगा 18। तो 5/18 आ गया। तो इस प्रकार से 5/18 का गुणा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 18वें नंबर का प्रश्न देखिएगा। लिखा हुआ है कि गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। गणित शिक्षण के लिए पाठ की योजना का निर्माण जो है वो आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि शिक्षक को पाठ याद होता है, विषय वस्तु का विकास मुख्यवती ढंग से किया जाता है, छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है, विषय का गूढ़ अध्ययन कराया जा सकता है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कि विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। यानी कि जो विषय वस्तु पढ़ानी है उसका विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 19 वाला क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और एक भुजा 13 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए आपको बताना है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार ये है और एक भुजा 13 है, तो आपको बताना है। चलिए, आप सभी को पता होगा समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज इस प्रकार का होता है जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है। चलिए, आपकी ये रेखा ठीक नहीं बनी, सीधी बनाएंगे इसको, है ना, इस प्रकार से, तो समझ जाइएगा, है ना। चलिए, अभी ठीक ठाक नहीं बन रहा है पर समझ जाइएगा कि इस प्रकार से है। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। अब ये 90 डिग्री का है, तो आपको एक भुजा दे रखी है, आधार दे रखा है 12 और एक भुजा 13 है, तो इससे छोटी होगी क्या? नहीं, इससे ये भुजा 13 हो जाएगी। कर्ण हम सभी को पता है 5 12 13 का एक सेट चलता है जिसमें ये 13 कर्ण है, ये 12 है और ये 5 रहता है। आप जिसको नहीं पता है वो आपका पाइथागोरस फॉर्मूला होता है जिसको बोला जाता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर आप करेंगे 169, जिसमें 12 का स्क्वायर आप करेंगे 144 और वो निकालना है तो 144 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25, जो कि आपका स्क्वायर होता है 5 का, यानी कि ये भुजा 5 आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब ये तीनों भुजाएं आ गई। आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ हो गया, बेस आपका 12 हो गया और हाइट आपकी 5 हो गई। 2 से किया 2 छंग 12 और 6 पंजे 30, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। लिखा हुआ है कि गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है विज्ञान के साथ, नागरिक शास्त्र के साथ, भूगोल के साथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी समाज शास्त्र के साथ। तो आपको पता है गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किसके साथ होता
होता है। तो ये सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि विज्ञान के साथ सबसे ज़्यादा अधिक संबंध होता है गणित विषय का। यानी कि आपकी जो फिजिक्स होती है जिसमें आपका कैलकुलेशन वगैरह होती है, मोमेंटम वगैरह, आपका जो सारा स्पीड वेलोसिटी वगैरह, ये सारा आपका गणित से संबंधित होता है। तो विज्ञान विषय से सबसे अधिक संबंध होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 21 कि उस आयत की परिमिति कितनी होगी, उस आयत का परिमिति या परिमाप कितना होगा जिसकी एक भुजा तो 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। आपको बताना है कि इस आपके आयत का परिमाप कितना होगा। चलिए करने की कोशिश करते हैं। देखिए विकर्ण क्या चीज़ होती है, इस प्रकार से देखिएगा, ये आपका आयत है ना, जिसकी एक भुजा तो 10 है, यानी कि ये 10 हो गई। तो आपका विकर्ण आपका कितना दे रखा है, 26, यानी कि विकर्ण ये अभी ये 26 दे रखा है। ठीक है, अब ये भुजा आपको निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो जब लंबाई निकालनी है तो अब मैं क्या करूंगा, आप इसको देखने की कोशिश करिए। अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये इस प्रकार से नीला वाला है ना। अब इसमें ये वाली 26 वाली भुजा आपकी कर्ण हो जाती है और ये आपकी हो जाती है आपकी ऊंचाई, और ये आपका आधार हो जाएगा। तो आधार निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 26 का स्क्वायर तो 676 बराबर होता है इसका स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर तो आपका 100 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर यानी कि इसका हाइट, ये आपकी लंबाई आ जाएगी। तो 100 इधर माइनस करेंगे तो 576 हो जाएगा। तो 576 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 24 का, यानी कि आपकी भुजा आ जाएगी 24। कितनी आ जाएगी, 24। तो ये 24 आ जाएगी। तो आपको क्या निकालना है भैया, परिमिति। तो परिमिति होती है 2 × L + B। परिमिति क्या होती है आयत की, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो आपकी 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो रही है, तो आप देखेंगे 24 × 10 = 34, यानी कि यहाँ हो गया 34। 34 का डबल करना है यानी कि 68 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर भी कर देना है ना। चलिए इतना कर सकते हैं। डेली आपका 48 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, 48 दिनों से हम लगे हुए हैं, परीक्षा तक लगे रहेंगे। आप लोगों के लाइक, कमेंट और शेयर आप मेरे को बताएंगे कि हाँ कितने मेरे दोस्त ऐसे हैं उत्साहित हैं कि वो चाहते हैं कि हम परीक्षा जब तक नहीं आए तब तक हम अपनी तैयारी को ऐसी रखें कि परीक्षा आते हैं हम परीक्षा फोड़ दें। परीक्षा फोड़ देने का मतलब है कि आप नंबर अच्छे आ जाएं, सबके 125 प्लस आ जाएं, और जितने लोग डेली वीडियो देखते हैं और तैयारी अच्छी करते हैं, जिन्होंने क्लास ले रखी या फिर जिन लोग डेली तैयारी कर रहे हैं, उन सभी मित्रों का सिलेक्शन हो जाए। सर बिल्कुल सभी सरकारी मास्टर साहब बन जाएं, एक नंबर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। लिखा हुआ है कि गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं। गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों होते हैं, या कोई नहीं। तो आप सभी को पता है इसका जो आंसर हो जाएगा, गणित के नियम निष्कर्ष कैसे होते हैं, तो वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है 2 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 मीटर तथा 32 मीटर है। 2 वर्ग दिए हुए हैं जिनका आपका 24 मीटर परिमाप है और एक का 32 मीटर है। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, यानी कि 2 वर्ग है, इससे तीसरा एक वर्ग बन रहा है, दोनों को मिलाने पर दोनों के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग है, उसका परिमाप आप लोगों को बताना है। चलिए मैं करता हूं कोशिश। देखिए यहाँ पर आपका एक वर्ग बनाया मैंने, इस प्रकार से समझ जाइएगा। इसका परिमाप 24 है, तो 24 परिमाप है। परिमाप होता है इसका, आपका वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। क्या होता है, 4 गुणित भुजा, यानी कि इसकी क्या भुजा रही होगी कि इसका परिमाप 24 है तो इसकी भुजा रही होगी 6। कितनी रही होगी, 6, यानी कि इसकी भुजा रही है 6, तो इसकी भुजा 6 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता, तो आपको पता है कि क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अभी वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, भुजा का स्क्वायर करते हैं, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो इसका क्षेत्रफल आएगा 6 × 6 = 36। ठीक है साहब। अब आगे बात करते हैं, एक और वर्ग है, यानी कि एक और वर्ग है, इससे थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से 1 मिनट, चलिए 1 मिनट, आपका इससे बड़ा है तो देखिए थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, जिसका परिमाप इसका कितना है, इसका परिमाप है आपका 32, यानी कि परिमाप मैंने बताया 4 गुणित भुजा, तो 4 गुणित क्या इंटू करूं कि 32 आ जाए, तो आप बोलोगे कि इसकी भुजा तो 8 होगी तभी 32 आ रहा है, तो इसकी भुजा एक भुजा 8 की है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बोलोगे कि भुजा का स्क्वायर होता है इसलिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 × 8 = 64, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। वो बोल रहा है कि एक ऐसा वर्ग भी है जो इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि मैं बना रहा हूं कि एक और है ना, एक ऐसा वर्ग भी है जिसका क्षेत्रफल कितना है,
जिसका क्षेत्रफल आपका इन दोनों का मिलाकर है यानी कि 100 है। कितना है? 100 है, क्योंकि 36 और 64 को मिला देंगे तभी क्षेत्रफल बन जाएगा 100, यानी कि एक और वर्ग है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 100 है। तो अब मेरे को बताओ कि इसकी भुजा क्या रही होगी। तो आप बोलोगे कि इसकी भुजा 10 होगी सर, तभी 10 गुणित 10 होता है। तो 10 गुणित 10 हो गया, यानी कि इसकी आपका क्षेत्रफल 100 आ गया। पर मुझे क्षेत्रफल नहीं चाहिए था, मुझे बताना है कि ऐसे वर्ग का परिमाप बताना है। क्या बताना है? परिमाप। और परिमाप मैंने आपको सिखाया कि 4 गुणित भुजा होती है। तो 4 गुणित भुजा, भुजा कितनी है भैया? 10 है। तो यहाँ 10 का गुणित कर दो, तो 10 गुणित 4 यानी कि 40 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। हालांकि आपकी पेड क्लास में पूरा चैप्टर करवा रखा है, तो जो मित्र चाहते हैं कि जिनको पेड क्लास लेना है, आपका ऊपर दिखाया गया उस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा, है ना। तो आपको पेड क्लास भी मिल जाएगी जिसमें 40 वीडियो है और आपका पूरा सिलेबस मैंने आपका बोर्ड पे पढ़ा कर पूरा करवा रखा है ना। उसके डेमो वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे लेयर 3 पर, है ना। तो आपका नंबर सिस्टम हो गया, आपका घड़ी हो गया, ये सारे वीडियो बहुत सारे भिन्न हो गया, ऐसे वीडियो डाल रखे हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि इस प्रकार के वीडियो हैं और अगर जरूरत लगती है तो ले सकते हैं। आपका निश्चित फायदा ही होगा। जिन लोगों ने क्लास ली है ना, वो ज़रा कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्लास कैसी लगी और क्लास से फ़ायदा पहुंचाया नहीं पहुंचा। आप बता दीजिएगा तो ताकि बाकी मित्र भी जो चाहें ले सकते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचेगा। तो मेरे दोस्त जितने भी हैं, है ना, जो डेली कमेंट करते हैं, 48 दिनों से लाभ ले रहे हैं मॉक टेस्ट का, जो आगे तक भी जारी रहेगा, वो कमेंट करके ज़रा इत्तला कर देना कि कैसी क्लास है और कैसे क्या है ना। थोड़ा बता देना यार, क्योंकि अप्रिसिएशन मिलते रहना चाहिए। थोड़ा सा आप बोलोगे ना, तारीफ करोगे तो काम करने में मन लगा रहता है। वैसे भी करना ही है काम वाम, तो चलो मजाक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। लिखा हुआ है कि वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन हो चुका है, मुझे पता है। सांस्कृतिक उद्देश्य है, शिक्षण उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कि शिक्षण उद्देश्य जो है वो कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, बाकी उद्देश्य धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। जैसे सामाजिक उद्देश्य कब प्राप्त होता है? जब बच्चा पढ़ लिख कर या फिर कुछ ऐसा काम कर दे जो समाज के उपयोगी हो, जैसे कि आर्यभट्ट हुए थे या फिर जो भी वैज्ञानिक हो, वो समाज के उपयोगी हुआ। और सांस्कृतिक कैसे? जैसे कि कोई बच्चा अच्छा पढ़ लिख ले और इस देश की संस्कृति को विदेश में ले जाकर अपने देश का नाम रोशन करे, तो सांस्कृतिक उद्देश्य पूरा होता है। लेकिन शिक्षण उद्देश्य जो है कक्षा में पढ़ाकर ही पूरा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। लिखा हुआ है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 50% की, 25% की, 36% की, 44% की, और एक और ऑप्शन लिख लेना, इनमें से कोई नहीं भी है ना। एक और ऑप्शन में लिखना भूल गया, ऑप्शन नंबर ई भी है कि इनमें से कोई नहीं भी, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न को पढ़िए, एक बार करने की कोशिश करिए कि कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, है ना। वैसे भी आप शाम वाली जो क्लास चलती है आपकी 7 बजे, उसमें परसेंटेज चैप्टर आने वाला है। फिलहाल मिश्रण चल रहा है ना, मिश्रण चलेगा आज से, और आपको परसेंटेज चैप्टर भी आने वाला है। तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आपके परसेंटेज वृद्धि, उसमें एक टाइप है, वो टाइप करवाऊंगा, सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका यह होगा कि एक वृत्त की त्रिज्या है, मान लो एक वृत्त है इस प्रकार से। अब वो त्रिज्या मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ, परसेंटेज की बात है तो परसेंट होता है 100, तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी त्रिज्या है 100। कितनी है भैया? 100 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें 20% की वृद्धि कर रहा हूँ, यानी कि वृत्त मेरा थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। हालांकि वृत्त जैसा तो नहीं बन रहा है, पर आप लोग मेरे दोस्त जैसे हो एडजस्ट कर लेना, माफ करना। 100 से ये बन जाएगा 120। कितना बन जाएगा? 120। अब यहाँ पर 100 और 120, इसका जो आपका इस वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, और इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, पाई से पाई खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हुआ यहाँ आप देखते हैं तो 100 से 120 हुआ, यानी कि इसको काटता हूँ रेशो से, तो आपने देखा 1 0 से 1 0 तो काटा ही सही, और 2 पंजे 10 किया और 2 छंग 12, यानी कि रेडियस पहले 5 थी और अब 6 हो गई। तो अब आप देखोगे कि आर का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, तो आप देखोगे पहले क्षेत्रफल 25 पाई था, 25 पाई था, यूं समझ लो 25 पाई कैंसिल नहीं किया, 25 पाई है। और अब क्षेत्रफल है 6 6 36, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 है। तो पहले जो क्षेत्रफल था वो था 25 और अब जो क्षेत्रफल है वो है 36। बोलो कितने की वृद्धि हुई? तो आप देखते हैं 25 से 36 हुआ, यानी कि 11 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 11 की। किस पे हुई? तो आप देखोगे 25 पे हुई, पहले 25 था, इस पे वृद्धि हुई। और परसेंटेज कितना है? तो आप 100 का इंटू कर देंगे,
25 चौक 100 होगा और 11 चौक 44, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन अगर अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन कैसे हैं, है ना। आपको अगर अच्छे लगते हैं तो कमेंट कर देना है कि हाँ अच्छे लगे, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना। इतना आपके करने से थोड़ा उत्साहवर्धन हो जाता है यार, ठीक है, समझ जाते हैं आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, लिखा हुआ है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन जो है उसका ब्लूप्रिंट क्या है? विद्यालय की आधारशिला, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला या छात्रों की आधारशिला। आपको बताना है कि ब्लूप्रिंट क्या किसको कहते हैं, विद्यार्थी की आधारशिला, प्रश्न पत्र की आधारशिला को, शिक्षण की आधारशिला को, या छात्रों की आधारशिला। इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, इसका आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन करने का ब्लूप्रिंट क्या निकला हुआ है, वो है प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र से ही हम मूल्यांकन कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, लिखा हुआ है किसी कक्षा में कुल 60 छात्र थे। किसी कक्षा में कुल कितने थे? 60 छात्र थे। अगले वर्ष जब एडमिशन हुआ तो 45 छात्र ही रह गए, तो छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो 15% की कमी हुई, 20% की हुई, 25% की, या 30% की। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि 60 से हो गया 45, कितना हो गया? 60 से आपने कमी हुई 45 की, तो कितने की कमी हुई? 15 की। तो 15 परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज में अब निकालूंगा। 15 की कमी हुई, किस पे हुई? जिस पे हुई उसको नीचे रखते हैं। परसेंटेज की पूछा है इसलिए 100 का गुणा करते हैं, तो 15 चौक 60 और 4 से किया तो 25%। तो 25% की कमी हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, लिखा हुआ है वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है। वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि कौन सी है? योजना विधि, निगमन विधि, अधिगम अनुभव, कितने प्रभावशाली रहे, या उपयुक्त सभी। तो कौन सी आपकी अधिगम अनुभव, ये अभी ये काट दीजिएगा, अधिगम अनुभव कौन सी विधि जो है आपकी इस पर उपयुक्त विधि है? इसका जो करेक्ट आंसर है सारी विधियां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारी विधियां जो है वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधियां हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, आपका बोर्ड मास से संबंधित है कि प्रश्नवाचक का 45% अंडर रूट 225 प्लस 21, ये 21 आपका अंडर रूट में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आपका क्या है केवल, है ना, अंडर रूट में केवल 225 है, बाकी आपका 21 बाहर है ना। करने की कोशिश करते हैं, देखिएगा आप आंसर ले आइए। मैं बता देता हूँ, एक्स मान लेते हैं इसको, और 45% यानी कि 45/100 बराबर है आपके किसके? 225 का। इसका स्क्वायर होता है तो आप बोलेंगे 15, यानी कि अंडर रूट से बाहर आएगा तो 15 आ जाएगा, और 15 और 21 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 36 आ जाता है। कितना आ जाता है? 36। और अब ये 45/100 को उधर ले जाएंगे तो आपका 100/45 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। 9 से करेंगे 9 पंजे 45, 9 चौक 36, और 5 से करेंगे 20, और 20 चौक 80, यानी कि वो संख्या हो जाएगी 80, यानी कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी 80। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन आज का, और स्कोर सभी को कमेंट करना है इसका, है ना, कि दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। दैनिक पाठ योजना का निर्माण में सम्मिलित होता है, क्या होता है? विषय वस्तु का चयन होता है, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण, या उपयुक्त सभी। आपको बताना दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित क्या क्या होता है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। दैनिक पाठ्य योजना में विषय वस्तु का चयन भी होता है, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण भी होता है, शिक्षण विधियों का निर्माण भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। और आप लोगों के लिए जो एक और सूचना थी जो मैंने शुरुआत में भी दी थी, इसके बाद एक होमवर्क का क्वेश्चन भी है, जाइएगा मत, होमवर्क का क्वेश्चन ले जाइएगा, है ना। एक मिनट, ये आपको बता दूं कि 40 डेज का जो कोर्स आपका था वो वापस से स्टार्ट कर रहे हैं आपकी 10 मई से। तो जिन मित्रों को लेना है वो ले सकते हैं, 10 मई से वापस स्टार्ट होगा। 499 इसका चार्ज है आपका। बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसमें, जो बता दीजिएगा कि कैसी क्लास है वगैरह, और आप ले सकते हैं घर बैठे। पूरा कोर्स अभी आपका कर सकते हैं, और इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। और आज के चलते हैं होमवर्क वाले क्वेश्चन पर। आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, आप सभी को होमवर्क का क्वेश्चन करके बताना है और अपना स्कोर कमेंट करना है। 3 चीज़ें लिखना है ना, 3 चीज़ें आज आपके इसमें लिखना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, ये रहा होमवर्क का क्वेश्चन। पैटर्न समझकर आगे की संख्या ज्ञात करना है। अब मैं आप बता दूं कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है। सबसे पहले तो होमवर्क करके लिखिएगा और आंसर बताइएगा, है ना, क्या इसका आंसर है। और चाहे तो आप इसका पैटर्न भी बता सकते हैं कि क्या पैटर्न रहा, हालांकि इसको मैं कल सोल्व करवाऊंगा, है ना। इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा, है ना। और एक और चीज़ आपको कमेंट करना है कि आपका स्कोर कितना रहा,
है ना। और वीडियो कैसा लगा और आपकी क्लास जो आप लोगों ने ली थी, कितने लोगों ने ली थी, वो बताइएगा। क्लास कैसी रही, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो लेने में। आप रिव्यू पढ़ सकते हैं, बाकी लोग जो देख रहे हैं वो रिव्यू पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए। अपन जल्द लॉकडाउन खत्म करके फिर एग्जाम आती है तो बिल्कुल आप सरकारी मास्टर बन जाएंगे। ऐसे पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, और मेरे दोस्त सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे इत्तला कर दीजिएगा। ये 3 चीज़ें आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। 48 हो चुके हैं, चाहे एग्ज़ाम जब तक आपकी एग्ज़ाम आएगी तब तक अपना मॉक टेस्ट चलेगा, निश्चिंत रहिएगा, है ना। जब तक मेरा ये मेरा फ़ोन और ये एयरफोन वगैरह सही सलामत है तब तक मैं बनाता रहूँगा, तब तक, है ना, करते रहेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, धन्यवाद।